नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा के बाद आज लोकसभा में भी ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा 2/3 एमपीज ने बगावत कर दी है। 28 में से 20 सांसदों ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। काकोली घोष की लीडरशिप में ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी जिस वक्त दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ मीटिंग कर रही थी, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठे थे। काकोली घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने की चिट्ठी तैयार कर ली है। अब जल्दी ये चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने भी आज राज्यसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु ने कहा, जनता में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भयंकर नाराजगी है। जनता चाहती है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक तृणमूल कांग्रेस के जितने नेता हैं उन सबकी संपत्तियों की जांच हो। जिन लोगों ने 15 साल तक जनता को परेशान किया, जुल्म किया, उन्हें जेल भेजा जाए। हैरानी की बात है कि ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष ने भी आज पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठा दिए। कुणाल घोष ने कहा, जिस तरह से पार्टी के एमपीज भाग रहे हैं, उसके बाद सवाल तो उन नेताओं से पूछे जाने चाहिए जिन पर ममता ने भरोसा किया। दिल्ली में बड़े बड़े पद दिए, नेशनल लेवल पर पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। अब सवाल है, क्या अभिषेक बनर्जी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता नहीं रहे? क्या तृणमूल कांग्रेस के बागी एमपीज भी अपने गुट को असली पार्टी बताएंगे? क्या बंगाल में ममता के सबसे भरोसेमंद फिराद हाकिम भी पार्टी छोड़ देंगे? और आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई, उसमें ममता ने क्या कहा, इन सब की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि दिल्ली में आज ममता बनर्जी की पार्टी कैसे टूटी। ममता बनर्जी दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है, और इन दोनों की नाक के नीचे से पार्टी के 20 से ज्यादा एमपीज निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला। आज काकोली घोष ने दावा किया कि पार्टी के 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला किया है। 20 सांसदों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी तैयार है और ये चिट्ठी ओम बिरला को सौंप दी जाएगी। लेकिन आज स्पीकर दिल्ली में नहीं थे, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के एमपीज स्पीकर से मिल नहीं पाए, चिट्ठी सौंप नहीं पाए। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 एमपीज हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है। लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट में 20 एमपीज हैं, तो नंबर तो बिल्कुल क्लियर है। पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवा हवाई बता रहे थे, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे। जब ममता की पार्टी के एमपीज भूपेंद्र यादव से मिलने उनके घर गए, उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ विप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, असित कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश पसूनिया, कालीपत सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद थे। काकोली घोष इस गुट की लीडर हैं। इन सांसदों की रणनीति तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की नहीं है। ये लोग अलग गुट के तौर पर मान्यता भी नहीं मांग रहे। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि बंगाल में जनता ने जिस तरह बीजेपी को सपोर्ट किया, एक तरफा जीत दी, उससे साफ है जनता एनडीए की नीतियों से खुश है, इसलिए वो भी जनमत के साथ चलना चाहते हैं। लोकसभा में एनडीए को सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके गुट को एनडीए के हिस्से के तौर पर मान्यता दी जाए। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years.
law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. काकोली घोष कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उनके लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था करने की अपील की है। काकोली घोष ने दावा किया कि पिछले कुछ साल में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी थी, कुशासन और बेरोजगारी चरम पर थी। जनता ने इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में सबक सिखाया। काकोली घोष ने कहा कि वो अब देश की सुरक्षा और राज्य के विकास के लिए काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला किया। और इसके बाद काकोली घोष ने यह भी कहा कि मैं झुकूंगी नहीं, मैं लड़कर यहां आई हूं, मेरा सिर कट जाएगा लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। काकोली घोष ने कहा कि चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से बात की, पार्टी को लेकर चिंता जाहिर की, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। काकोली घोष ने कहा कि उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष का पद छोड़ा, तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन किसी ने उनसे बात तक नहीं की। अब वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, जनता के फैसले के मुताबिक फैसला ले रही हैं। गलत बात है, कोई इंटिमिडेशन नहीं है। आप तो देख रहे हैं मैं अकेले बैठी हूँ, कहाँ इंटिमिडेशन है? गलत बात है। कोई बोलता है, जैसे एक सांसद ने कहा कि 13 सांसद है, तो गलत बात है। उनको कैसे पता 13 है? हम 20 बैठ के सिग्नेचर किया। देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी काकोली घोष के साथ थी। थोड़ी देर पहले उन्होंने काकोली घोष से बात की थी। एक बार विजय के पास चलते हैं। विजय लक्ष्मी, क्या मूड दिखा आपको काकोली घोष का? देखिए रजत जी, काकोली घोष का मूड तो बहुत अपबीट वो लग रही हैं। और जब हमने उनसे ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भी कहा कि दूसरा खेमा क्लेम करा है कि आपके साथ सिर्फ 13 एमपीज हैं, तो उन्होंने बोला वो क्या ज्योतिष हैं, वो तो वहां थे भी नहीं जब ये सारी सिग्नेचर कैंपेन हुई। और वो बहुत श्योर दिख रही हैं कि उनके पास 20 सांसदों का जो है वो समर्थन है। वो कह रही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कह सकती हैं। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया
और उनके साथ बाकी जो एमपीज जिन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया है उन्होंने भी ये चीज को प्रायोरिटी दी कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिनको जो उन्हें लगता है, इस खेमे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से टैकल करती है, इसलिए उनको लगा कि उनको इस तरफ आना चाहिए। बाकी उन्होंने अपनी लंबी जर्नी की बात की, कहा उनका सर जो है वो कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, और एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उन्हें नेता ममता बनर्जी की वजह से वो नहीं बनी, उनकी एक लेगेसी है, उनके ससुर, उनके जेठ, इन तमाम नेताओं का उन्होंने जिक्र किया। तो एक तरीके से अब लग रहा है कि वो श्योर हैं, उनके पास नंबर्स हैं। हालांकि पब्लिक डोमेन में जो नंबर्स आ रहे हैं वो जरूर 20 का नंबर नहीं मैच करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर या जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की उसको लगता है, उसको देखकर कि उनके पास वो आंकड़ा है जिसकी वो बार बार दावेदारी कर रहे हैं। नंबर कितने हैं ये पूछने के लिए देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल राइटर। देवेंद्र बताइए भाई कितने नंबर है, वाकई में 20 नंबर है और ये सब लोग भूपेंद्र यादव के घर में बैठे थे, तो आपको तो पूरी खबर होगी। रजत जी, निश्चित तौर पे शुभेंदु अधिकारी अगर कोलकाता से दिल्ली है उस बैठक में है और पब्लिकली ये नजर आ रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री टीएमसी के सांसदों के साथ बैठे हैं, तो उसके बाद तो किसी को भ्रम रह ही नहीं गया था कि ये नंबर्स ऑलरेडी काकोली घोष तहसीलदार के पास आ गए हैं, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ की जो सोर्सेज से जानकारी मिली है लोकसभा अध्यक्ष दफ्तर के सोर्सेज से, उसके हिसाब से काकोली घोष तहसीलदार जो कह रही हैं वो सच है। वहाँ एक लेटर गया है और उस लेटर में दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उसमें 20 सांसदों के नाम हैं और दूसरी चीज़ ये कि अलग बैठने की भी मांग उन्होंने की है। अब स्पीकर क्योंकि दिल्ली से बाहर हैं, आज और कल 2 दिन वो चंडीगढ़ में है जहाँ पे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक सीपीए की का कॉन्फ्रेंस है और उस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में स्पीकर भी बाहर हैं और सेक्रेटरी जनरल भी बाहर हैं। तो अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि परसों जब स्पीकर वापस दिल्ली लौटेंगे तो उसके बाद कोई समय देंगे काकोली घोष तहसीलदार को इन पर्सन मिलने के लिए। लेकिन फिलहाल नंबर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है और जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी पब्लिकली सामने नजर आ गए उसके बाद मुझे नहीं लगता कि देश में भी किसी को यह भ्रम रह गया कि असंतोष टीएमसी का है, चैनलाइज करने में बीजेपी ने मदद की। आपकी बात सही है कि इसको बीजेपी ने कोई छुपा के करने की कोशिश नहीं की। भूपेंद्र यादव के घर में मिले, शुभेंदु अधिकारी मौजूद है, तो खेल खुला है। कोई ये नहीं कह सकता कोई ऑपरेशन चल रहा है, सीक्रेटली चल रहा है, तो कोई प्रेशराइज करने की बात हो रही, सब कुछ बिल्कुल सामने है और ये सारे एमपीज तो कैमरों के सामने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देवेंद्र, महुआ मोइत्रा ने जो लिखा वो कह रहे हैं कि यूसुफ पठान ज्वाइन करने वाले हैं, वो अमित शाह के कहने पर आए हैं, तो ये क्या चक्कर है? देखिए ये चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी। पहले अगर ध्यान होगा रजत जी की कहा यह गया कि सौरभ गांगुली के मार्फत यूसुफ पठान को कम्युनिकेट कराया गया कि ममता बनर्जी के लिए सीट खाली कर, उन्होंने मना कर दिया। बाद में यूसुफ पठान ने 2-3 दिनों बाद इस बात को खारिज किया, लेकिन खारिज करने का जो उनका ढंग था, जिस अंदाज में वो ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, तभी टीएमसी के बहुत सारे नेताओं को ये बात समझ में आ गई थी, जो वैसे बहुत सारे नेता जो ममता बनर्जी के साथ हैं, कि बस ये अब समय की बात है, कभी भी यूसुफ पठान रास्ता बदल सकते हैं। और आज टीएमसी के लोगों का ये दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह से यूसुफ पठान की कुछ बात हुई है, उसके बाद वो दिल्ली जा रहे हैं और महुआ मोइत्रा ने तो बाकायदा इस बाबत सोशल मीडिया पर लिख भी दिया। तो निश्चित तौर पर यूसुफ पठान टीएमसी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक हो ये बात नज़र नहीं आती। और ऐसे समय में जब अधिकांश सांसद इस बात को समझ रहे हैं कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है, तो वहाँ पर शायद ही कोई सांसद ऐसा हो, कुछ एक अगर छोड़ दें जो उनके बहुत लॉयलिस्ट हैं, तो उनके साथ रहने में बहुत अपनी भलाई समझ रहे हैं। वो चाहेंगे कुछ ऐसे हैं देवेंद्र जिनको बीजेपी में वापस एंट्री नहीं, एनडीए में एंट्री नहीं मिलेगी, जो बीजेपी छोड़कर गए थे, तो वो उनकी ज्यादा मुसीबत है। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और कुछ नाम टीएमसी के जरूर ऐसे हैं जिनको लेकर बीजेपी के अंदर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, लेकिन क्योंकि लोकसभा में नंबर्स बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति रहेगी कि एक बार ये ग्रुप अगर अलग बन जाए और फिर एनडीए के साथ रहे, तो उस कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन, ये सारे महत्वपूर्ण बिल सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है और वहां पर मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ डीएमके ऑलरेडी इशू बेस्ड सपोर्ट की बात कही रही है। तो कुल मिलाकर टीएमसी का ऑपरेशन टीएमसी के सांसदों ने किया है और वो ऑलमोस्ट डन नजर आ रहा है। रजत जी, देवेंद्र, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों लगातार इस स्टोरी पर नजर बनाए रखिए, डेवलपिंग स्टोरी है और जरूरत पड़ेगी तो आपसे फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको दूसरे पक्ष की बात भी सुना देता हूं। जो 8 एमपीज अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं, वो काकोली घोष के दावों को गलत बता रहे हैं। कीर्ति आजाद कह रहे थे कि 20 सांसदों के पार्टी छोड़ने का दावा गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसे कई सांसदों से बात की है जिनका नाम
बगावत करने वालों की लिस्ट में बताया गया। 20 एमपी का नाम दिया है। आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का, तो वहां तो एमपीज के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं। तो यहां पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुवेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपी को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में, और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुंची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हजारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं। मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के तो ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। काकोली तो खुद ट्वीट कर रही थी कि मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है उसको तोड़ दिया गया है। बप्पी हलदार का 4 दिन पहले उसका कार्यालय तोड़ दिया, पत्थर मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं। मजे की बात है, कीर्ति आजाद काकोली घोष के 20 एमपीज के दावे को गलत बता रहे हैं, लेकिन जब वो गिनाते हैं तो 16-17 तो वो गिना देते हैं। तो फर्क सिर्फ 2-3 का है। अब मैं आपको कोलकाता में मौजूद ममता बनर्जी के करीबी नेताओं की बात सुनवाता हूं। वो मान रहे हैं कि लोकसभा में पार्टी टूट चुकी है और मान रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि दिल्ली में जो हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए बीजेपी नहीं, तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप ही जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने जिन सीनियर लीडर्स को नेशनल पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी दी थी, उनसे पूछना चाहिए क्या उन्हें पता नहीं था कि पार्टी के सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। मैं भाजपा को ब्लेम नहीं करूंगा। ये जो लोग अभी जाने का जिसको मन कर रहा है, दीदी से जो विश्वासघात कर रहा है, उसका चिप पॉलिटिक्स है। एक ये है, दूसरा है हमारा लीडरशिप। तो कौन किसको, वो लोग को तो अभी सोचना पड़ेगा कैसे पार्टी किस तरह से चला, कौन लोगों को उन्होंने बड़ा बड़ा पोजीशन दे दिया, लीडरशिप को देखना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग दल चलाया। एमपी लोग 20 एमपी अगर वो शिफ्ट करता है या डिसिडेंट हो जाता है, ये तो छोटा सा बात नहीं है। तो इतना बड़ा हमारा जो दीदी जिसका ऊपर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ रखा था, वो लोग क्या कर रहा था। कुछ लोग भाजपा से चुपी बात कर रहा था, तो यह क्या खबर नहीं था उसका। तो कैसे वो पार्टी चलाया। आज इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। सिर्फ भाजपा को ब्लेम करके नहीं चलेगा। भाजपा तो करेगा ही। भाजपा को ब्लेम करके अपना जो घटती था, हमारा जो माइनस पॉइंट था, हमारा जो कमती था, तो वो लोग का ये देखना पड़ेगा पार्टी कैसे चला, पूरा रीथिंक करना पड़ेगा। अब ये तो और भी कमाल की बात है, ममता बनर्जी ने कुणाल घोष को पिछले हफ्ते पार्टी का प्रवक्ता बनाया था। आज कुणाल घोष वही बात कह रहे हैं जो बगावत करने वाले कह रहे हैं। वो भी पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। बगैर नाम लिए लोकसभा में पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी को पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा था, और वो जानते हैं कि ममता ने दिल्ली की जिम्मेदारी अभिषेक को दी थी। इसलिए यह तो साफ है कि कुणाल घोष के निशाने पर अभिषेक बनर्जी हैं, विधानसभा के एमएलए के निशाने पर अभिषेक बनर्जी हैं, और एमपीज के निशाने पर भी अभिषेक बनर्जी हैं। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि जो कोलकाता में हुआ
वही दिल्ली में हो रहा है। अब तक तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की तानाशाही के कारण खामोश थे, अब मौका मिला है तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। वो लोग से बात नहीं हुआ, क्या करेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं। हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनका स्टैंड का कोई पूरा स्टैंड अलग है, मगर जामूरियत के लिए तानाशाही के खिलाफ जो लोग आवाज उठाएगा, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अलग बात है, मगर उसको बधाई जरूर देंगे कि तानाशाही के खिलाफ जामूरियत की आवाज बुलंद हुआ है। रितबत बनर्जी जिन 20 सांसदों की बात कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर के नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन जिनके नाम सामने नहीं आए उनका खुलासा ममता बनर्जी के सपोर्टर कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने आज सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया कि यूसुफ पठान भी बगावत कर सकते हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं, लोकसभा के एमपी हैं, लेकिन उनके बारे में महुआ ने कहा कि वो बीजेपी के संपर्क में है। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि यूसुफ अब अमित शाह के कहने पर दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था। अगर यूसुफ पठान में हिम्मत है तो बहरामपुर सीट से इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। यूसुफ पठान ने टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेली है, ऐसे में उन्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। कुल मिलाकर अब तृणमूल कांग्रेस 3 गुटों में बटी हुई है। एक गुट है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का, दूसरा गुट है काकोली घोष दस्तगीर की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के एमपीज का, और तीसरा गुट है बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के नेता रितबत बनर्जी का। हालांकि आज ममता बनर्जी के गुट की तरफ से रितबत बनर्जी के गुट को मान्यता देने के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। स्पीकर के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की पिटीशन पर हाईकोर्ट 11 जून को सुनवाई करेगा, लेकिन रितबत ने कहा कि उन्हें इसकी फिक्र नहीं है क्योंकि पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। रितबत ने एक और दावा किया, उन्होंने कहा अभी तो पार्टी के और भी नेता उनके साथ आएंगे। असल में आज रितबत ने ममता बनर्जी के सबसे करीबी फिरहाद हाकिम से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं के साथ अब तक जो 3 मीटिंग्स की हैं, उन सब में फिरहाद हाकिम मौजूद रहे, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था और आज फिरहाद हासिन महुआ मोइत्रा माफ कीजिएगा रितबत बनर्जी से मिले, असेंबली प्रीमाइसेस में गए, वहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई और इसके बाद फिरहाद हाकिम संदीपन साहा के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन रितबत बनर्जी से मिलने गए। मुलाकात के बाद रितबत ने कहा फिरहाद हाकिम उनके पुराने दोस्त हैं, ये दोस्ती रंग लाएगी। मेरे साथ फिरहाद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया, उस साल से ही कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हकीम आए थे तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। ममता बनर्जी के लिए तीसरी बुरी खबर राज्यसभा से आई। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के घर जाकर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। सुखेंदु शेखर लगातार तीसरी बार राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के बाद सुखेंदु शेखर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कई साल से जनता का खून चूस रहे थे, जब अति हो गई तो जनता ने अपनी ताकत दिखाई। सुखेंदु शेखर ने कहा कि वो शुभेंदु अधिकारी से मांग करेंगे कि बंगाल में पिछले 5 साल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति की जांच कराएं, क्योंकि बंगाल की जनता यही चाहती है। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ।
पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। करोड़ करोड़ रुपया लूट हुआ। इसलिए मैंने मांग कर रहा हूं। अभी तो मैं आम जानता हूं, मैं मांग कर सकता हूं नई सरकार के पास कि जो पिछले 5 सालों में, मैं ज्यादा समय नहीं बोलता, उस सिर्फ पिछले 5 साल में बंगाल के हर एक अस्पताल में जो सामान खरीदा गया, जैसे कि इंजेक्शन, सलाइन, दवाइयां, किससे खरीदा गया, कौन कंपनी से खरीदा गया, इसका टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था, कितने पैसे में खरीदा गया, और इसका क्वालिटी जांच हुआ था कि नहीं हुआ था, इस बारे में फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। लोग मिनिस्टर थे, पंचायत के नेता थे, नेशनल लीडर थे, इंटरनेशनल लीडर थे, उन सबको मेरे भी सब जांच करो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के केस में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। अभिषेक तो आज दिल्ली में थे, इसलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व करके लौट आई। अब कल शाम अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए यह अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक कल भी पूछताछ में शामिल नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है। 10 जून को सुनवाई होनी है, इसलिए जब तक कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब सीआईडी क्या करेगी तो कल शाम को पता चल जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एसटीएफ ने जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया। जहांगीर खान फलता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार था। कैंपेन के दौरान पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन इस सीट पर बाई इलेक्शन के बाद से ही जहांगीर खान फरार हो गया। आज जहांगीर खान ने अपने एक साथी को फोन किया। फोन सर्विलांस पर था। पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान पुलिस के शिकंजे में था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस हैं। आज जैसे जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर आई, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फलता में जहांगीर खान के ऑफिस में तोड़फोड़ की। शुभेंदु सरकार में मंत्री तापस रॉय ने कहा, जहांगीर खान जैसे गुंडे की गिरफ्तारी पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी की शय पर वो अभी तक कानूनी शिकंजे से बचा हुआ था। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है? आज क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या ये अभिषेक को? जहांगीर खान जो है वो अरेस्ट हो गए हैं। फलता के जाने माने लीडर थे, अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड कहे जाते थे। गुंडा थे, क्रिमिनल थे। जाने माने लीडर कब थे? वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है और पुलिस भी कैरेक्टर बदल दिए हैं। सियासत में वक्त कैसे बदलता है ये आज दिल्ली में दिखाई दिया। ममता बनर्जी जहां बैठकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर मोदी से लड़ने का प्लान बना रही थी, उससे थोड़ी ही दूर उनकी पार्टी के 2/3 एमपीज दीदी को छोड़कर
मोदी को सपोर्ट में जाने की चिट्ठी ड्राफ्ट कर रहे थे। ये सही है कि जाने वालों में काकोली घोष जैसे एमपीज हैं जो जीवन भर तृणमूल कांग्रेस में रहे, इसलिए उनके पाला बदलने को गद्दारी कहा गया। पर गद्दार कहने वाला कौन, यह भी देखना जरूरी है। कीर्ति आजाद जो जिंदगी भर बीजेपी में रहे, कुछ ही साल पहले टिकट पाने के लिए दीदी की शरण में आए, अब टीएमसी छोड़ने वालों को गद्दार कह रहे हैं। इसे कहते हैं सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और हैरानी की बात है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में थी, लेकिन पार्टी में टूट पर एक लफ्ज नहीं बोली। ममता और अभिषेक बनर्जी आज इंडिया अलायंस की मीटिंग में पहुंचे थे। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 25 पार्टियों के नेता थे। तय हुआ कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, सब मजबूर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सुप्रिया सुले के साथ साथ तमिलनाडु से वाइको शामिल हुए। वामपंथी दलों सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल के नेता भी वहां थे। मीटिंग में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने का इल्जाम लगाया। ममता ने कहा कि बंगाल में हार के बाद अब उनके पास टाइम ही टाइम है। वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर देश भर में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करेंगी। लेकिन लेफ्ट पार्टीज ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस का व्यवहार गठबंधन के लिहाज से ठीक नहीं रहा। राहुल गांधी लेफ्ट पार्टीज पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी ने केरल के इलेक्शन के दौरान जो बयानबाजी की, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मीटिंग में कई अलायंस पार्टनर्स ने आपसी तालमेल की कमी की बार बार शिकायत की, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि बीती बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को अकोमोडेट करना चाहिए। और इसके बाद यह तय हुआ कि अब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हर 2 महीने में एक बार बैठक करेंगे। आज 5 इश्यूज तय किए गए जिन पर बीजेपी को घेरा जाएगा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने दावा किया आज की मीटिंग में 25 छोटे बड़े दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग स्टेडियम में होती थी, आज एक कमरे में हुई। जिस रफ्तार से गठबंधन टूट रहा है, हो सकता है अगली मीटिंग कार में ही हो जाए। संबित पात्रा ने कहा विपक्ष के नेता एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर को हार का कारण बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी ही इस अलायंस के राहु हैं। जिस बैठक का ना एजेंडा हो, जिस बैठक का ना कोई स्ट्रेटेजी हो, जिस बैठक को केवल बैठक करना है इसलिए किया जाए, आप सोचिए उस बैठक से क्या निकलना है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है। 2 कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से
वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की आज की मीटिंग ममता बनर्जी के कहने पर बुलाई गई थी। ममता को सहारे की जरूरत है, उनकी पार्टी बैसाखियों पर है। वो जमाना चला गया जब इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी का दबदबा था। उस समय उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया था, लोकसभा में भी उनके अच्छे खासे मेंबर्स थे। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। इंडिया अलायंस में अब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी 3 राज्यों में सरकारें हैं, पर अलायंस तो नेशनल लेवल पर है और 3 साल तक कोई नेशनल लेवल का इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस पहले ही 3 बार लोकसभा के चुनाव हार चुकी है। हारे हुए रीजनल लीडर्स में तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव हैं। पहले 2 और दिग्गज थे, केजरीवाल और स्टालिन। सब के सब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस से दूर होते गए। इंडिया अलायंस बिखरने लगा। राहुल गांधी को कम से कम इतना फायदा हुआ है कि चुनाव हार चुके नेता फिर से ममता बनर्जी के कहने पर अलायंस बनाना चाहते हैं। वक्त की मजबूरी है, पर दिल से कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। इसे कहते हैं रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। और अब बात राज्यसभा के चुनाव की। राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर भी इंडिया अलायंस में जबरदस्त खलबली है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नथवानी को समर्थन देकर चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। इंडिया अलायंस के पास 56 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग ना हुई तो इंडिया अलायंस के दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। एनडीए के पास झारखंड में 24 विधायक हैं। क्योंकि बीजेपी के पास 4 एमएलए की कमी है, इसलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को सपोर्ट करने का फैसला किया। परिमल नथवानी मुकेश अंबानी के करीबी हैं। पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। सभी पार्टियों के साथ उनके गहरे रिश्ते हैं, इसलिए वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आज बाबूलाल मरांडी ने कहा बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, इसलिए परिमल नथवानी को सपोर्ट दिया है। अब ये नथवानी को सोचना है कि वो 4 विधायकों का सपोर्ट कहां से लाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहां से आएगा, तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। बीजेपी की इस चाल से जेएमएम और कांग्रेस नेता टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि एक वोट भी इधर उधर हुआ तो मामला फंस सकता है। इसलिए अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने पर विचार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कहा बीजेपी पैसों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस झारखंड में ऐसा नहीं होने देगा। अभी पहले झारखंड को बचाना है। आप देख रहे हैं कि धन पशु आ गया है यहाँ पर, अदानी, अंबानी और नाथवानी। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो जनता का जनादेश, जनता का सम्मान, नेता का सम्मान नहीं, इनके पास पैसा ही सब कुछ है। आज भाजपा के नेता नाथवानी, जिसको भाजपा धन पशु कहती थी, आज उसके पीछे घूम रही है। नेताओं की मंडली उनके पीछे चल रही है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड को शमशान अगर भाजपा करेगी तो हमें हट होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, बाजार लगा रहे हैं, बोली लगाएंगे विधायकों का। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसे विश्वास करूंगा? क्या टॉयलेट में करूंगा? क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं काफी हर्ट हुआ हूं मैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा बंद करे ये खेल। दिस इज नॉट फेयर।
आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं था तो आपके पास संख्या बल भी नहीं है, तो यू शुड स्टे इन होम, व्हाई यू आर फाइटिंग? ये पिछलग्गुआ बनेगा क्या? इरफान अंसारी की बातों से उनका गुस्सा देख तो लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली। उन्हें लगता है कि नथवानी जीत ही जाएंगे। झारखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में खलबली है। यहां भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इलेक्शन होना है। विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल और कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी नटराजन नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। लेकिन आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीजेपी ने महेश केवट को भी मैदान में उतार दिया। महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करें। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा तो है और वो उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। जब राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारती है तो राइवल पार्टीज के लिए खतरे की घंटी बजती है। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास तो यही बताता है कि मोदी का कैंडिडेट किसी न किसी तरह जीत ही जाता है। अब बात करते हैं नीट के री एग्जाम की। 21 जून को नीट का पेपर फिर से होना है। अब किसी कीमत पर पेपर लीक ना हो, पेपर सेट होने से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस फुल प्रूफ हो, इसके लिए सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। आज यह तय हुआ कि देश भर की 18 लोकेशन पर क्वेश्चन पेपर एयरफोर्स की मदद से पहुंचाए जाएंगे। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स क्वेश्चन पेपर को एग्जाम की लोकेशंस तक लेकर जाएंगे। इस बार पेपर लीक की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के लिए NTA ने सख्त प्रोटोकॉल्स लागू किए हैं। पेपर सेट करने वालों को एक सुरक्षित और अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। एग्जाम हो जाने तक ये पेपर सेटर क्वारंटीन में रहेंगे और किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पेपर सेटर्स का ये लॉकडाउन 21 जून को एग्जाम खत्म होने तक जारी रहेगा। जहां पेपर सेटर्स को रखा गया है वहां इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। पेपर सेटर्स 21 जून तक मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। फेक क्वेश्चन पेपर के सर्कुलेशन को रोकने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रही हैं। पेपर सेटिंग से लेकर पब्लिशिंग और ट्रांसपोर्टेशन की चेन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि किसी एक इंसान को इन तीनों स्टेप पूरा होने तक एक साथ एक्सेस न मिल सके। नीट का री एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच होगा। देश के 551 शहरों में होगा, विदेश के 14 शहरों में भी होगा और ये री एग्जाम सरकार के लिए बहुत ही क्रूशल है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर की पूरी ताकत इस बात में लगी है कि 21 जून का नीट का एग्जाम ठीक ठाक हो जाए। लेकिन उनके राजनीतिक दुश्मन तो चाहेंगे इस बार फिर कुछ गड़बड़ हो ताकि उनका काम बन जाए। लेकिन जिस तरह की प्रिकॉशन ली गई है उससे लगता है कि एग्जाम सही तरीके से हो जाएगा और सीक्रेसी भी बनी रहेगी और 22 लाख छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। आज 2 महीने के बाद ईरान और इजराइल ने एक बार फिर एक दूसरे पर अटैक किए। ईरान ने आज इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा, राजधानी तेल अवीव के अलावा यरूशलेम,
नेवातिम, किरियत, तेलनोफ और रमात डेविड पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। चूंकि इजराइल लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा था, इसलिए ईरान ने कल ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की धमकी दी थी। इसके बाद भी लेबनान पर अटैक बंद नहीं हुए, तो आज IRGC ने इजराइल के 3 एयर बेसेस पर मिसाइल दागे। वेस्ट बैंक के उन इलाकों को निशाना बनाया गया जो इजराइल के कब्जे में है। ईरानी अटैक के बाद आज पूरे इजराइल में दिन भर सायरन बजते रहे। ईरान के हमलों से बचने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को भी बंकर्स में शिफ्ट किया गया। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन इजराइल से जो वीडियोज आए हैं उनसे साफ है कि ईरानी अटैक में इजराइल में काफी तबाही हुई है। खासतौर पर पोर्ट सिटी हाइफा में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की खबर है। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया। तेहरान, इस्फहान, करज और माह शहर में ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया। इजराइल के मिसाइल अटैक की वजह से तेहरान और इस्फहान एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। ईरान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह क्लोज कर दिया। इजराइल के मिसाइल अटैक से खुजेस्तान प्रोविंस में मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने माह शहर में ईरान के बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी बमबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं। आज ईरान के सपोर्ट में यमन ने रेड सी को इजरायली शिप्स के लिए बैन कर दिया। हैरानी की बात यह कि इजराइल के हमलों के बावजूद तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। आसमान में इजरायली मिसाइल दिख रही थी और नीचे सड़कों पर हजारों की भीड़ नारे लगा रही थी। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और टेंशन प्रेसिडेंट ट्रंप की बढ़ गई है। आज ट्रंप ने कहा, उन्होंने दोनों देशों से कहा कि वो तुरंत एक दूसरे पर हमले रोके। इसके बाद ईरान की IRGC ने तो इजराइल पर अटैक के मिशन पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन इजराइल ट्रंप की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करके युद्ध शुरू करने की धमकी दी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाग़र गलीबाफ ने यह कहा कि अगर दुश्मन ताकत की जुबान समझता है तो ईरान उसी भाषा में समझाएगा। 100 दिन की जंग ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। जो लोग इस लड़ाई से दूर हैं, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कमर भी महंगाई के बोझ तले टूट रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को लड़ाई बंद करके टेबल पर आना चाहिए। ये पूरी दुनिया चाहती है। ये तीनों मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध से आज तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। बातचीत से सहमति बनाना एकमात्र रास्ता है। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें। पाकिस्तान के रेंजर्स ने POK में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर डायरेक्ट फायरिंग की। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं। मारे गए लोगों के परिवार वालों को लाशें उठाने से भी रोका जा रहा है। असल में POK की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से पूरे POK में लॉकडाउन का ऐलान किया था। आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रोटेस्ट करने वालों पर फायरिंग कर दी। दर्जनों लोग तो मौके पर ही मारे गए। चश्मदीदों ने कहा कि रेंजर्स की फायरिंग में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अब पाकिस्तानी हुकूमत लाशों को छुपाने में लगी है। लेकर CM आज तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है।
और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही है। इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, जिस तरह डी चौक के अंदर किया गया था और मरीदके के अंदर किया गया था। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट मुझे बताई गई है कि हमारे लोगों की डेड बॉडीज को गायब किया जा रहा है और उधर बाद में ये साबित करेंगे कि इधर कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म और कत्लेआम की तस्वीरें बार बार आती हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, सितम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और फिर पाकिस्तानी फौज लाशों के ढेर लगा देती है, डेड बॉडीज को छुपाकर फिगर्स कम दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन आजकल बार बार दिखाई देता है कि पीओके के लोग अपनी जान पर खेलकर भी आज़ादी चाहते हैं। अब वो और तकलीफ और जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, उत्तराखंड में इस बार रिलीजियस टूरिज्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चारधाम यात्रा हो, आदि कैलाश के दर्शन, हर जगह श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है। हालत यह है कि कैंची धाम और जागेश्वर धाम जैसी जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जगह जगह जाम लगा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि भक्तों को कोई परेशानी न हो, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या के सामने सारे इंतजामात कम पड़ रहे हैं। धामी ने कहा, अभी चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन सरकार अभी से कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। बड़ा अच्छा है, 32 लाख चारधाम यात्री आ गए हैं। आदि कैलाश यात्रा भी हमारी 40 लाख के लगभग पहुंच रही है। जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में आए। पूर्णागिरी में 25 लाख लोगों ने इस बार दर्शन किए हैं और कैंची धाम में भी पर डे 25-30 हज़ार लोगों का आना है। तो आस्था और श्रद्धा का बड़ा एक संगम यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में हमारा कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। कुंभ यात्रा भी, कुंभ मेला भी हमारा होने वाला है, कुंभ का आयोजन भी होने वाला है, वो भी भव्य और दिव्य हो, उन सभी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भगवान के भक्त बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पर पहुंचे, ये अच्छी बात है। इससे उत्तराखंड के लोगों को भी फायदा हुआ है। लेकिन जो लोग उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं, वो यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, जिससे सरकार को भी इंतज़ाम करने में आसानी हो। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। विधायकों के फर्जी दस्तखत के केस में अभिषेक बनर्जी को कल सीआईडी के सामने पेश होना है। खान कोचिंग के संचालक फैजल खान की एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन पर कल सुनवाई होगी। लालू परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। अमित शाह कल दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।